Good morning learners, how are you? Hope you're doing well. तो आज का टॉपिक हमारा है फ्रैक्शन, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन चैप्टर काफ़ी लंबा हो रहा है, जिसकी वजह से इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा होगा टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रैक्टिकल अप्रोच। आप डायरेक्टली फ्रैक्शन सुन के कंपेयर कर सकें, इस तरह का कंसेप्ट आपको डेवलप करना है। उसके बाद के पार्ट्स में होगा आपका जैसे फ्रैक्शन के मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और इसके बाद हम सीखेंगे कि इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को जैसे आप इंटीजर्स को करते हैं, नेचुरल नंबर्स को किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इन द सेम वे फ्रैक्शन को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें, ये भी हम सीखेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 3 हमारा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, सिंप्लीफिकेशन का, और इसके बेसिक कंसेप्ट्स जो कि इस टॉपिक से थोड़े हट के होंगे, जैसे फैक्टराइजेशन क्या है, कॉमन फैक्टर्स किसे कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ये चीज़ को समझते हुए हम किसी भी फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। तो थर्ड चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है, वो भी बेसिक कंसेप्ट को लेकर। अगर आपको पहले से इसका कंसेप्ट पता है तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, बट जिसको नहीं पता है वो बिना स्किप किए सारे कंसेप्ट को बनाते हुए आगे का चैप्टर को कवर करेंगे। तो बेसिकली ये जो चैनल है ये मैथ्स को इसलिए मैंने शुरू किया है ताकि जो ट्यूशन फ़ी काफ़ी आसमान छू रहे हैं, तो हम लोगों का मिशन ये रहेगा कि हम इसे घर पर ही मैथमेटिक्स को सीखें। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इस वीडियो को देखना है और सिंपली बैठ के या सोकर नहीं देखना है। आपके हाथ में पेन पेपर होना चाहिए और ये वीडियो बिल्कुल स्लो चलेगा, बिल्कुल स्लो, आपका बेसिक कंसेप्ट लेते हुए। अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक कंसेप्ट को हम डेवलप करेंगे और इसके बाद हम फ्रैक्शन को समझेंगे। तो ये आपको लेंदी लग सकता है, बट ये यकीन मानिए कि आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। जो बच्चे पहले से जानते हैं वो भी स्किप ना करें, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी हैं जो उन्हें सीखने की ज़रूरत है। ये उन्हें पता चल जाएगा जैसे ही वो इस वीडियो को देखेंगे। उन्हें ये क्लियर हो जाएगा कि अभी बहुत कुछ उन्हें जानना बाकी है। तो आइए हम शुरू करते हैं फ्रैक्शन चैप्टर को। फ्रैक्शन चैप्टर एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, 3 पार्ट्स में होंगे। फर्स्ट पार्ट आपका बेसिक कंसेप्ट का होगा, फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या है फ्रैक्शन। पिक्चोरियल आपको फॉर्म में देख के पता चलना चाहिए कि फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसका पार्ट ज़्यादा बनता है, ये आपको बेसिक कंसेप्ट में ही पता चल जाना चाहिए। इसके बाद का पार्ट 2 जो होगा, वो पार्ट 2 में आपको सीखना है लाइक फ्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना। और पार्ट 3 में आपका होगा सिंप्लीफिकेशन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और इन मेथड्स को डेवलप करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन का और कॉमन फैक्टर्स का कंसेप्ट भी दिखाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर फ्रैक्शन। तो अब हम समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में समझने को बस इतना ही है कि जो फ्रैक्शन का वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन चेंज नहीं करना है, बल्कि उसके जो न्यूमरल्स हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, वो चेंज होंगे, बट फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है, इसको एक एग्जांपल से हम बढ़िया ढंग से समझ सकते हैं। जैसे सपोज कोई भी आप एग्जांपल हो, आपने हाफ़ चॉकलेट लिया है, जैसा कि आप हमेशा चॉकलेट ही खाते हो, तो चॉकलेट का ही एग्जांपल लेते हैं। हाफ़ चॉकलेट आपने खाया, मतलब आपके पास अगर 2 चॉकलेट है तो आपको 1 चॉकलेट मिल जाएगा। सेम फैशन में अगर आपके पास 4 चॉकलेट्स हैं तो आपको कितना मिलेगा, 2 चॉकलेट्स मिलेंगे। वेरी गुड। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे 2 चॉकलेट्स में 1 चॉकलेट, तो हाफ। तो क्या 2 चॉकलेट आउट ऑफ 4 ये सेम नहीं है, हाफ का हाफ पोर्शन नहीं है। हाफ पोर्शन पहले भी ले रहा था, हाफ पोर्शन अभी भी ले रहा है। व्हाट हैपन्स इफ़ वी टेक 3 आउट ऑफ 6? सेम है, सेम चीज़ है। 6 में से आपने 3 लिया या 2 में से 1 लिया, तो हम कह सकते हैं कि आपने जितने भी चॉकलेट से उसमें आधी चॉकलेट आपने ली है, हाफ पोर्शन आपने लिया है। ठीक है।
तो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट भी देखें, सपोज अब क्वेश्चन ये करता है राइज कि आखिर कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन आप लीजिए, इसके कई मेथड्स हैं, मैं आपको 2 मेथड ऐसा बताऊंगा जिससे आपका काम हो जाएगा। जैसे सपोज कोई भी फ्रैक्शन आप एज्यूम कीजिए, 4/5 कर लें, ठीक है, 4/5 कर लिया। 4/5 जो हमने कर लिया, तो अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। इसके 2 मेथड हैं। इसके पहले आप मुझे ये चीज़ बताइए कि ये आपको पता है ना 2/2 क्या होता है? 2/2 इक्विवेलेंट टू 1 होता है, ये तो पता है। सॉरी 2/2 लिखना था। तो 2/2 जो होता है वो होता है 1 के इक्विवेलेंट। कैसे होता है अब ये फिर से बार बार बताने की चीज़ नहीं है, इसका मतलब ही होता है 2/2 1, ठीक है। वैसे ही 5/5 1, 6/6 1, 100/100 1, ठीक है। तो अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स 2/2, 3/3, यही मतलब हुआ ना, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। जैसे 4/5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? सेम रहेगा, ठीक है। इस 1 को हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2/2 लिख सकते हैं ना। तो 2/2 लिखा, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 8, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 4/5, ठीक है, 4/5 जो है वो 8/10 के इक्विवेलेंट है। मतलब इसका वैल्यूएशन चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स चेंज हुए हैं, ओके। तो अब आप सेम फैशन में अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि आप मुझे ये बताओ कि इनके बीच में मुझे बीच में नहीं, मुझे इनके 5, 6, 10, 12, 100 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताइए, ठीक है। अब आप क्या करो, सपोज कोई भी मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया 2/3, ठीक है, 2/3 फ्रैक्शन है, इसके मुझे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। क्या करोगे? 2/2 से मल्टीप्लाई करके एक निकालेंगे, सेकंड 3/3 से कर दो, थर्ड के लिए 4/4 से कर दो, 7/7 से कर दो, 10/10 कर दो, जो मर्जी है कर दो। बस ध्यान ये रखना है कि जो न्यूमरेटर होगा वही डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। 10 अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, सेम टू सेम, ठीक है। अब सपोज किसी ने कहा कि मैं 10 से नहीं करूँगा, मैं 11 से करना चाहता हूँ, ठीक है, कर लो। 11/11, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो एक इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो हो गया 22/33। सेम फैशन अगर और पता करना है तो 11 के प्लस पर 12 कर दो, 12 2 जा, ठीक है। यहाँ पर कर दो 2/3 को अगर अब हम मल्टीप्लाई कर दें 12/12 से, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इसके नंबर्स चेंज हो जाएंगे, पोर्शन सेम टू सेम रहेगा। तो इस तरह से 2/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके पास ये है और दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके पास ये है, एंड सो ऑन। आप कितने भी फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। एक तो मेथड ये है, आपसे 10 पूछ ले, 20 पूछ ले, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने भी पूछ ले, आप कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, कि दूसरा मेथड क्या है। अगर क्वेश्चन सपोज ऐसा हो जाए तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अगर क्वेश्चन ये आ जाए 81/27,
फ्रैक्शन ये है। अब क्या करें, इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करना या 3/3 से मल्टीप्लाई करना और बिगर नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, अगर सपोज बोल दिया कि इसमें 8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करो, फिर तो आपकी खटिया खड़ी हो जानी है। ठीक है, तो इसके लिए एक सेकंड मेथड है कि जिस तरह से हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही हम सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, तब भी जो आंसर आएगा वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही आएगा। ठीक है, अब है कि ऐसा सेम नंबर से अगर आपको डिवाइड करना है तो सेम नंबर से डिवाइड करने के लिए आपको ये चीज़ देखना होगा, कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होगा जो इसको भी डिवाइड कर सके और इसको भी डिवाइड कर सके। ठीक है, जो इसको भी डिवाइड कर सके और इसको भी डिवाइड कर सके। तो आपको फर्स्ट लुक में जो नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, वो मेरे समझ से आपको दिख रहा होगा 3। आप 2 से चेक करोगे, 3 से चेक करोगे, 4 से चेक करोगे। अच्छा, एक चीज़ और, आप मुझे ये बताओ कि आपको चेक करने आता है या नहीं आता है कि 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा या 5 से होगा या इनमें से किसी से नहीं होगा, ये आप चेक कैसे करोगे? जैसे 81 जो है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 81 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक करें? 27 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक करें? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता भी होगा। तो लेकिन हम एक पहले इसके जानने के पहले एक छोटा सा ब्रीफ देखेंगे कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है या नहीं है, बहुत ब्रीफ में। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं लिंक दे दूँगा, उसमें मैं इसका क्लास अटेंड कराता हूँ, उसमें आप देख लेना कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, बेटर समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ उतना बताने में क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल है क्या। डिविजिबिलिटी रूल में आपको ये पता करना होता है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये बड़ा सा कोई नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपने 104 उठाना है, इसको फिर 2 से डिवाइड करना शुरू कर देना है, देखना है कि 2 से डिवाइड होने के बाद इसमें रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये 2 से डिवाइड हो जाता है। इतना लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। 2 के लिए भी हैं, 3 के लिए भी हैं, 4 के लिए भी हैं, 5 के लिए भी हैं, सबके लिए हैं। आपको बस ब्रीफ में मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आपको आगे का जो चैप्टर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, या सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन का, ये सब बेटर समझ में आ जाए, इसके लिए मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि 2 से आपका डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको कैसे पता करें? सिंपल है, जिस नंबर के, ठीक है, जिस नंबर के आखिरी में, ठीक है, जिस नंबर के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर के जिसके यूनिट प्लेस पे यह है यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो ये नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो, ठीक है, ये ऐसा नंबर क्यों नहीं हो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा, हमें एक्चुअल डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया 2 का। ठीक है, अब जैसे 3 का क्या होगा? 3 का रूल ये है कि जितने भी डिजिट्स हैं, ठीक है, जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे इसमें ये जो नंबर बना है ये 5 डिजिट से बना है, 1, 0, 4, 1 और 3 से। तो ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए आपको सारे डिजिट्स के जो भी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देना है। मीन्स 1 + 0 + 4 + 1
प्लस 3, इनका जो समेसन आएगा, ये समेसन अगर 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये कंप्लीट नंबर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमने चेक किया 1 + 4 5 + 6 5 + 1 6 + 3 9, ये इसका समेसन 9 है। 9 3 के टेबल में आता है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स ये बड़ा सा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल। 2 का हो गया, 3 का हो गया। अब 4 का देखें। 4 में क्या है, बस आपको ये देखना है कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 04 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल देखो, 92 4 से डिवाइड होगा, लास्ट के 2 डिजिट्स 4 में नहीं आते हैं, तो 92 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर ये 92 ना हो करके अगर ये नंबर 5992 जैसा कुछ रहे, बड़ा सा नंबर रहे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये बताइए ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? हम देखेंगे 92 4 के टेबल में नहीं आता है, इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल। अब हम आ जाते हैं 5 पे। 5 का तो कोई टेंशन ही नहीं है, यूनिट प्लेस देखना है नंबर का यूनिट प्लेस में इधर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 और 5 को छोड़ के अगर कोई भी यूनिट प्लेस पर नंबर आता है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। 505 5 से डिवाइड होगा क्या? यूनिट प्लेस पे 5 है, इट मीन्स होगा। ठीक है, 2441 ये 5 से डिवाइड होगा क्या? यूनिट प्लेस पे 1 है, 0 या 5 से हट के दूसरा नंबर है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 सो सिंपल। 6 का क्या है? 6 का है कि जो 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। ये कंडीशन ध्यान से सुनिए, 2 से डिवाइड तो हो ही, साथ साथ 3 से भी डिवाइड हो जाए। मतलब नंबर में पहले हम चेक करेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, उसकी डिविजिबिलिटी 2 से पॉसिबल है या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तभी वो 6 से एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो एग्जांपल में अगर हम सपोज उठाते हैं 96 6 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, 96 6 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ भी बोल लो, मतलब सबका एक ही है। 96 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं, या 6 के टेबल में 96 आता है कि नहीं। ये सारे टर्म्स अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन मतलब सबका एक ही है। तो 96 को चेक करते हैं। 96 को सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, यूनिट प्लेस पर 6 है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 2 तो ओके हो गया। 3 से देखें, 3 के लिए क्या है, दोनों डिजिट्स का ऐड करेंगे, 9 6 15 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और ये 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो ये 6 से भी हो जाएगा। 6 का क्लियर है? वेरी गुड। 2 और 3 का 6 सीख चुके हैं, तो 6 का सेम फैशन में 2 और 3 को चेक करो, इसको भी ओके कर लो। ठीक है, 7 का थोड़ा अलग ढंग का है, वो अभी आप नहीं समझ पाओगे, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसका जब मैं सेपरेट क्लास लूँगा इसका मल्टीपल फैक्टर्स का, उसमें मैं इस चीज़ को कवर करूँगा। 8 के लिए क्या है,
8 का अगर आपने 4 का सीख लिया है तो 8 का सीखना बहुत ही सिंपल है। 4 का आपने देखा था कि हम लास्ट के 2 देखते थे, लेकिन 8 के लिए हमें क्या देखना है, 8 के लिए हमें लास्ट के 3 नंबर्स 3 डिजिट्स को चेक करना है। अगर ये 3 लास्ट के डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे होंगे तो नंबर कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा रहे, ठीक है, अगर ये सिर्फ हमें 3 अगर देखना है, 3 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, 4 और 8 में क्या अंतर है, 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट देखते थे, यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस, और इसमें हम 100 प्लस तक देखेंगे। इट मीन्स लास्ट के 3 डिजिट्स तक हम चेक करेंगे कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद हम कंप्लीट नंबर कितना भी बड़ा हो तो उसके बारे में बता सकते हैं कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने ये चीज़ बता दिया। 9 का सेम है जैसे 3 का है। 3 में भी सारे डिजिट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करके देखते थे। 9 के केस में हम सारे डिजिट को ऐड करके 9 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 10 का तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पर अगर 0 है देन ओनली इट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। ओके, 11 12 ये सब का मैं बाद में बताऊँगा, उसकी ज़रूरत अभी हम लोगों को है नहीं, बट इनका भी है। ठीक है, ये उसी क्लास में आपको मैं जब डिस्क्रिप्टिव टाइप बताऊँगा, एलाबरेट करके बताऊँगा सब कुछ, तो उस समय हम 11 12 13 14 सबका देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैथ का अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन में उतरना है तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सॉरी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट का कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे होता है, कैसे निकलता है। ये तो हम लोगों ने कर रखा है कवर, ये ऑलरेडी हो चुका है कवर। ठीक है, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में हम आ गए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको डिवीजन का अभी आगे और क्लियर होगा। मल्टीप्लिकेशन करके तो निकालना बहुत इजी है, ये तो आपने देख लिया। सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट निकालते जा सकते हैं। डिवीजन मेथड से हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, उसके लिए हम अभी इसके बाद में देखेंगे। जब हम सिंप्लीफिकेशन सीख लेंगे तब वो हम अपने आप सीख लेंगे। ठीक है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन अब सीखते हैं। सिंप्लीफिकेशन जो है, इसमें ये जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो नंबर दोनों आते हैं, ये दोनों नंबर आपस में क्या होते हैं, अभी हमने सीखा है इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, दोनों नंबर इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट हैं क्योंकि हमने सेम नंबर से इनको डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आंसर हमें मिलता है। तो हमने 4/10 और 2/5 दोनों इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 4/10 को हम सिंपलर कर सकते हैं, छोटा नंबर में चेंज कर सकते हैं। 2/5 फर्दर अब फ्रैक्शन में चेंज, इससे छोटा वैल्यू नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें ये सीखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि ये चेंज कैसे होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो 6/12 का एक एग्जांपल हमारे पास पड़ा है। 6/12 में हमने 6 से कर दिया डिवाइड, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो ये 1/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। 6/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 1/2 हो गया। 1/2 फर्दर अब सिंपलर नहीं हो सकता है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/12। ठीक है, अब कितने सारे मेथड्स हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, सारे मेथड्स जो हैं, जितने भी मेथड्स हैं, सब के सब फैक्टराइजेशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन। अब अभी तो हम सीख रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, अब एक नया टर्म आ गया फैक्टराइजेशन, लेकिन आई होप आप सबको ये सब चीज़ पता है। डिविजिबिलिटी रूल मैंने ब्रीफ में बता दिया है आपको, डिविजिबिलिटी रूल बताया है। फ्रैक्शन भी मैं आपको थोड़ा सा, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, फैक्टराइजेशन भी आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। एक्चुअली में क्लास काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इससे नहीं होगा तो हम इसको 2-3 पार्ट्स में इस क्लास को कर देंगे, क्योंकि एक बार में किसी भी स्टूडेंट को इतना बैठ करके
कंटिन्यूस पढ़ाई करना, उसके लिए बहुत जज्बा चाहिए, उसके लिए स्टूडेंट के अंदर में जुनून होना चाहिए, जो आज के बच्चों में थोड़ा कम है। उन्हें इतनी देर बैठना मुसीबत हो जाता है। तो इस क्लास को हम कई पार्ट्स में बांटेंगे ताकि हम टॉपिक को समझें, रिफ़्रेशमेंट लें और फिर आ जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही क्लास लंबे में रहे तो आप पॉज़ करके ब्रेक ले सकते हैं, फिर आके रिज्यूम कर लीजिए। ठीक है, पॉज़ का मतलब स्टॉप नहीं होता है। आप क्लास को पॉज़ कीजिए, आपको लग रहा है कि ज़्यादा सीख लिया एक दिन में, पॉज़ कीजिए, जाइए, थोड़ा घूमिए, टहलिए और वापस आके क्लास को रिज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हमारा टर्म है कि हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन सीखने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सारे मेथड हैं। पहले जैसे कौन किसको डिवाइड करता है, कौन किसको मल्टीप्लाई करता है, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, बस आप लैंग्वेज का फ़र्क है, बाकी आप ध्यान देना। ठीक है, 4 के टेबल में 8 आता है, 12 आता है, 20 आता है, ये सारे 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो जिसके टेबल में जो नंबर आ जाता है उसको मल्टीपल कहते हैं, और जिसका टेबल हम पढ़ रहे होते हैं उसको हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स 4 के टेबल में 4 2 जा 8 आता है। ठीक है, तो इट मीन्स 4 क्या है, फैक्टर है, और 8 क्या है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, जो फैक्टर है उसका मल्टीपल होता है, और जो खुद मल्टीपल होता है उसका जिससे डिवाइड होता है उसको हम फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है, फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। अभी और अच्छे से इसका क्लास सेपरेट है, बट आप इतना समझ लो कि अगर कोई फैक्टर है उसके टेबल में जो चीज़ आता है वो उसका मल्टीपल कहा जाता है, और जिसमें कोई नंबर से डिवाइड हो पा रहा है वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो 4 के मल्टीपल्स बताओ आप मुझे। 4 के मल्टीपल्स, 4 का मल्टीपल्स 4 खुद है, 8, टेबल पढ़ते जाओ, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जो भी आएगा ये इसके मल्टीपल कहे जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि 36 के फैक्टर्स बताइए, तो फैक्टर्स में 36 में जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, कहने का मतलब है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर वो कुछ नहीं छोड़ते, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो 36 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। 36 के फैक्टर्स हो जाएंगे, जैसे 36 के लास्ट में क्या है, 6 है यूनिट प्लेस पे, 6 2 में आता है, तो 2 से हमने चेक कर लिया, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसे हम लिख के समझते हैं। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल हमने उठाया 36 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये आपको पता करना है। तो 36 को हम लोग जो सीखा है डिविजिबिलिटी रूल उसका यूज करेंगे। तो 36 मुझे बताइए कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। यूनिट प्लेस पे 6 है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, 3 से 3 + 6 ऐड किया 9 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 से 4 9 जा 36, 4 तो लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से हो जाएगा, 4 भी इसका फैक्टर है। 5 से नहीं होगा, 6 6 जा ये तो हो जा रहा है, 2 और 3 है तो 6 होगा ही, ऐसे भी समझ सकते हैं। और 6 6 जा 36 छोटा नंबर है तो आपको टेबल भी याद होगा। ठीक है, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, जब 4 है तो 9 भी होगा। 4 9 जा जब 36 होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, 4 9 जा 36 होता है तो 4 तो फैक्टर होता ही होता है, और जितने बार टेबल के बाद जितने टाइम्स में ये आता है वो भी इसका फैक्टर होता है। 4 अगर फैक्टर है तो ऑटोमेटिकली 9 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है। अगर 2 फैक्टर है तो उसका दूसरा फैक्टर क्या होगा। 2 फैक्टर है तो 2 जितनी टेबल में 36 आ रहा है 18 टाइम्स में आता है, तो 2 अगर फैक्टर है तो 18 ऑटोमेटिकली इसका एक फैक्टर हो जाएगा। 3 फैक्टर है तो इसका 12 3 जा होता है तो 12 भी इसका ऑटोमेटिकली फैक्टर। अगर एक फैक्टर मिल गया तो दूसरा फैक्टर अपने आप मिल जा रहा है। ठीक है, 6 फैक्टर है तो 6 6 जा, 6 तो सेम है, एक बार बोल ही दिया, 2 बार बोलने की जरूरत नहीं है, 6 है। 4 है तो अगर 4 ऑलरेडी फैक्टर है तो 9 इसका ऑटोमेटिकली दूसरा फैक्टर होगा। तो इस तरह से आपने
पता कर लिया कि 36 के कितने फैक्टर्स हैं। 36 के फैक्टर्स 2 भी है, 3 भी है, 4 है, 6 है, 9 है, 18 है, 12 है और 36 खुद भी है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो फैक्टराइजेशन के चैप्टर में हम करेंगे कवर। ठीक है, कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा, ये सब हम उस समय देखेंगे। अभी हमारा बस काम है कि फैक्टराइजेशन क्या है हम ब्रीफ में समझ लें ताकि फ्रैक्शन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 36 के आपके फैक्टर्स पता चल गए। अब आप एक मुझे बताओ, छोटे से नंबर का बताओ, 9 के कौन कौन से फैक्टर हैं, बताओ 9 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। 9 का फैक्टर सबसे छोटा तो होगा 1 तो सबका फैक्टर होता है। ठीक है, 9 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 होगा, 2 होगा, 9, 3 होगा, 4 होगा, नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 9 1 जा 9। अगर 1 है तो 9 तो ऑटोमेटिकली इसका फैक्टर हो गया, आपको बताया मैंने। तो इसके फैक्टर कितने हैं, 1, 3 एंड 9, ये इसके कितने फैक्टर्स हैं। ठीक है, बता रहा था फ्रैक्शन आ गया फैक्टराइजेशन में। ऐसे तो क्लास लेंदी होगा ही, हम वापस अपना टॉपिक से ज़्यादा डेविएट नहीं होते, हम वापस आते हैं। तो फैक्टराइजेशन ये हो गया हमारा, फैक्टराइजेशन क्या है। उसके बाद एक टर्म है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सुना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे इसमें फैक्टर अगर 9 का एक फैक्टर 9 है तो 9 एक प्राइम नंबर तो नहीं है ना। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन ऐसा करेंगे कि सारे जो उसके फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम फॉर्म में आएंगे। कैसे आते हैं, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन हम करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। ठीक है, सपोज 9 का एग्जांपल ही लेते हैं, 9 था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसको ऐसे करना है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा कौन सा जो इसका फैक्टर है, 1 को हम करते जाएंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, 1919 ऐसे आते जाएंगे, तो हम 1 को इसमें नहीं लेते हैं। उसके बाद आया 3। ठीक है, 3 जब आया, 3 3 जा 9, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड 3 इज इक्वल टू 9। ये जो 3 मल्टीप्लाइड 3 है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्यों है, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होकर 9 आ रहा है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, एक और इसका सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का निकाल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। 12 का हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, 12 का सबसे छोटा नंबर जिससे होता है डिवाइड, 2, क्योंकि 1 को तो लेना नहीं है। 2 6 जा 12। अब 6 को देखना है, 6 अगेन 2 से होता है, 2 3 जा 3, तो 2 से होता नहीं है, 3 सेल्फ 3 जा से ही होता है। तो इसका मतलब हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड 3। ये देखिए सारे प्राइम नंबर हैं। तो ये फॉर्म में हम इसको जो ब्रेक डाउन करते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन इम्पॉर्टेंट है, इसका चैप्टर अलग से भी होगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमें पॉलिनोमियल का भी करना पड़ता है। ठीक है, आगे के क्लासेस में है ये। तो फैक्टराइजेशन का मतलब समझना ज़रूरी है कि इससे सिंपलेस्ट फॉर्म के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। इससे सिंपल नंबर तो नहीं आएगा ना, इसके मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में लिख देना ही फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। दूसरा में, हाँ अभी कई मेथड थे, उसमें से अभी मेथड्स स्टार्ट हो गए आपके। ठीक है, सक्सेसिव डिवीज़न। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या चीज़ था, अभी हम लोगों ने ये देखा था। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मुझे मालूम है, फिर भी जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, जिन्हें नहीं पता होगा, तो उन्हें आगे की टॉपिक समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं ये बताता हूँ। तो जिनको आता है वो ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि हमें सबको लेकर चलना होता है, इसलिए। तो हम लोगों का फैक्टर्स अभी हम लोगों ने देखा था 9 का। ठीक है, 9 का भी हम लोगों ने फैक्टर्स देखा था। 9 के फैक्टर्स कौन कौन से थे, 9 का फैक्टर्स था 1 को हम लेते नहीं हैं, 1 को लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 तो सबका है। ठीक है, तो 1 3 है,
3 इसका एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर क्या है, 9 है। 12 का कौन कौन सा फैक्टर अभी हम लोगों ने देखा, 12 का फैक्टर 2 था, 3 था, 6 था और 12 खुद था। अब बताइए इसमें कॉमन कौन है, इसके फैक्टर में और जो इसके फैक्टर में, दोनों में प्रेजेंट है, वो कॉमन है, दोनों जगह है। हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, जब कुछ ऐसा हो जाता था कि एक कोई फ्रेंड फालतू हो जाता था तो हम कहते थे तुम उस टीम में भी रहना, तुम इस टीम में भी रहना, ठीक है, तुम दोनों में बैटिंग करना, दोनों में बॉलिंग करना, तुम कॉमन है। तो वैसे ही इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन इसमें है 3 इसका क्या है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर इसमें हो गया 3, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे पता होगा और उसी का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। कॉमन फैक्टर से हम इसको डिवाइड करेंगे और कैसे करेंगे, सक्सेसिव करेंगे, एक बार में नहीं होगा तो दूसरी बार में करेंगे, दूसरी बार में नहीं होगा तीसरी बार में करेंगे। तो फर्स्ट है 12/108, ये फ्रैक्शन बड़ा सा है। अब हमें ज़्यादा बड़ा नंबर तो पता नहीं, लेकिन ये पता चल गया कि ये 2 से डिवाइड होगा, यूनिट प्लेस देखकर हमने जान लिया कि 2 से डिवाइड होगा, तो हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर को भी 2 से कर दिया और डिनोमिनेटर को भी कर दिया। मैंने बताया है ना कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक साथ डिवाइड करना होगा, अपने मर्जी से सिर्फ एक में नहीं करेंगे, फिर वो वैल्यू, फिर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है। न्यूमिनेटर में करेंगे, सेम नंबर से डिनोमिनेटर में करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं ये, ठीक है। तो 24 फ्रैक्शन 108, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से किया तो ये आ गया 12, 12 2 जा 24 और 108 का आ गया 54। ये कट करने तो आपको आता है या नहीं आता है मुझे नहीं पता, इसको मुझे लगता है कि अलग से बताने की ज़रूरत है। 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा, ठीक है, ऐसे करते हैं। ये मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं क्विकर मैथ सिखाऊंगा, जो कंपटीशन के लिए अलग से एक मैं क्लासेज ही अटेंड करूँगा, ओलंपियाड ये सब के लिए, उसको आप अटेंड करना। आप ये सब में फास्ट कैलकुलेशन में मास्टर हो जाओगे, ठीक है। मेरा विज़न बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बट आप कोऑपरेट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कैलकुलेशन के लिए आपको पेन और पेपर उठाना ही ना पड़े, आप बस कैलकुलेशन देखें और सारे मेंटली सारे सॉल्व कर डालें, ठीक है। होगा, धीरे धीरे होगा। तो यहाँ हमने 2 से किया तो फिर हमें ये एक फ्रैक्शन मिल गया 12/54। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो 12/54 है ये अभी तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो अभी ये 2 से फिर से डिवाइड हो सकता है, दिख रहा है, यूनिट प्लेस पे 2, यूनिट प्लेस पे 4, मतलब दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका कॉमन फैक्टर 2 है, 2 इसे भी डिवाइड कर सकता है, इसे भी कर सकता है, इट मीन्स इट्स अ कॉमन फैक्टर। तो हम 12/54 को नोमिनेटर को भी 12 से डिवाइड कर दिया अगेन और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया। इस केस में ये क्या हुआ, 2 से डिवाइड किया तो ये 6 आ गया और 54 को 2 से डिवाइड किया 27 आ गया। तो इस तरह से 2 से सक्सेसिव, एक बार हमने किया तो हमें ये मिला, एक बार हमने किया तो हमें ये मिला, ठीक है, 2 से ये मिला, अगेन 2 से किया तो हमें ये मिला। बट प्रॉब्लम अभी भी हमारा ये है कि दिस इज़ नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये अभी भी नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आप चेक करते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। 2 कॉमन फैक्टर है, 6 को तो 2 डिवाइड कर देगा, बट व्हाट अबाउट 27? 27 की यूनिट प्लेस पर तो 7 है, इट मीन्स ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो 2 इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। तो अगेन नेक्स्ट नंबर पे हम जाएंगे, 3 को चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 3 तो इसका तो फैक्टर है, क्या 3 इसका भी फैक्टर है? कॉमन फैक्टर होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉमन फैक्टर से ही करना है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों को एक साथ करना होता है। 27, 7 + 2 9, ओके, 3 3 जा 9 या 3 9 जा 27, ऐसे भी पहले से पता होगा आप लोगों को। तो इसको 3 से इस बार करेंगे क्योंकि 3 इनका कॉमन फैक्टर है। 3 से किया तो 2 जा और 3 से किया 9 जा। 2/9 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे और ज़्यादा कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलेगा। 1 मिलेगा, 1 से हम डिवाइड करके कुछ पाएंगे नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/9 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट?
2/24/108। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ है। अगर हम डायरेक्टली 2/9 तक नहीं पहुँच सकते थे तो हमने क्या किया, इसको डिवीज़न करते गए। एक बार किया, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार किया, 2 बार में नहीं हुआ, तीसरी बार किया, अगर ज़रूरत पड़ती तो चौथी बार भी करते। तो ये हम सक्सेसिव करते जा रहे हैं, मतलब एक के बाद एक करते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं जब तक कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं मिल जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि ये सक्सेसिव डिवीज़न हमने किससे किया है, कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर यहाँ 2 था, यहाँ कॉमन फैक्टर अगेन 2 था, और यहाँ कॉमन फैक्टर 3 था। ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर 1 कि हम सक्सेसिवली डिवीज़न करेंगे कॉमन फैक्टर से और हम सिंपलेस्ट फॉर्म तक ऐसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लें। सपोज सिंपल सा लेते हैं, 25/125। अब आपको नहीं पता है कि 25 के टेबल शायद याद ना हो, तो ये तो देख सकते हैं कि लास्ट में 5 है, 5 है मतलब इसका कॉमन फैक्टर 5 तो है। तो हमने इसको 5 से नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो आंसर मिलेगा, 5 5 जा 25 एंड 5 25 जा 25, ये मिला। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं है, अभी भी नहीं है। यूनिट प्लेस पे 5 है, यूनिट प्लेस पे 5 है। अगेन हमने सेम 5 से और 5 से फिर से इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 और 5 फिर से डिवाइड करते हैं तो अगेन 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो ये जो है 1/5 जो है ये है सिंपलेस्ट फॉर्म इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म सक्सेसिव डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मैंने बताया पीछे। 6 का प्राइम फैक्टर 2 3 जा, दोनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है, 2 3 जा 6 होता है, तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को ये लिख सकते हैं कि नहीं, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपको जो बताया है 2 12 जा, अगेन 12 को करेंगे फैक्टराइज, 2 6 जा, 6 को करेंगे फैक्टराइज, 2 3 जा। इट मीन्स 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3 सेम है, 2 × 2 × 2 × 3। आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती मल्टीप्लिकेशन में। ये कर दिया। अब इसमें 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 जा ये हो रहे थे, और नीचे में 2 2 जा 4। देखिए, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/4। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कितना सिंपल है, बट आपको ये आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो बड़ा सा नंबर लेते हैं, 36/24। ठीक है, 36 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा, 2 आप ये करके देख लेना। ठीक है, आप इसको खुद से करके देख लेना। 2 × 2 × 3 × 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 24 का। आप खुद से ये करके देख लेना ऐसे, अगर आपको डाउट है तो। 2, अब ये फास्ट के लिए मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए सेपरेट क्लास कंडक्ट होगा। ठीक है, आप इसको फ़िलहाल ऐसे करके देख लेना, अगर आपको नहीं आता है तब। वैसे ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये जो मेथड मैं कर रहा हूँ ये मैं आपको सिखा दूंगा। 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, अगेन 3 3 कैंसिल, क्या बचा, 3/2,
3/2 और तो सिंपल नहीं हो सकता, मतलब 3/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 36/24। गॉट इट। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर से मेथड से कर दिया। मेथड थर्ड, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसमें अलग से बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपको पता है 3/12 में कौन कौन से फैक्टर होते हैं। 3 का फैक्टर एक 3 है, 12 का फैक्टर एक 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ऐसे करके फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन है? ठीक है, बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन है? तो सारे फैक्टर आपने लिख देने हैं 3 के और 12 के। ये सब आप सीख जाओगे तो ये टाइम नहीं लगेगा। अभी आपको ये लग रहा है 3 का फैक्टर एक 3 होता है, 12 का कौन कौन सा फैक्टर होता है? 2 होता है, 3 होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 12 भी होता है। इतने फैक्टर्स जानने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमें इसका एक ही फैक्टर है और वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा है, तो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा तो 3 है। कॉमन फैक्टर मैंने आपको बताया है, शायद पीछे बताया है या इरेज कर दिया है, देखता हूँ। ये कॉमन फैक्टर था, याद आया? कॉमन फैक्टर 3 था। तो वैसे ही कॉमन फैक्टर अगर मान लो कि 2 होते, 6, 8 ऐसे कई होते, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो कि ग्रेटेस्ट हो, इनमें सबसे बड़ा नंबर जो होगा, कॉमन फैक्टर्स का जो लिस्ट होगा उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो होगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें 3 है, तो इसमें हमने ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ये हमने लिख दिया 3। 3 से हम इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसमें कौन होगा? 7 है इसका, तो 7 से ऊपर में भी कर दिया डिवाइड और 7 में नीचे से भी कर दिया डिवाइड। ठीक है, 7 2 जा, ठीक है, और 7 7 जा, हो गया। ठीक है, 52 1/2 में 26 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 26 से हम डायरेक्ट डिवाइड कर, अरे जैसे सक्सेसिव हम कर रहे थे, सक्सेसिव में हम छोटा छोटा जैसे मिलता जा रहा था वैसे डिवाइड करते जा रहे थे। उसी चीज़ को हम सक्सेसिव ना करके एक ही बार ऐसा डिवाइड करें कि प्राइम आ जाए। ठीक है, तो सक्सेसिव वाला कोई केस जैसे ये था, अगर हम इसको 24 को 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, अगर ऐसे ना करके हम इसको ग्रेटेस्ट करना चाहते तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 इसका और इसका GCF हो गया, GCF इसका 12 हो गया। एक ही बार हम 24/108 को किससे करते डिवाइड? इसको भी 12 से करते और इसको भी 12 से करते। 12 2 जा, 12 2 जा और 12 9 जा 108। ठीक है, तो इस तरह से 12 हमें एक ही बार में ये मिल जाता GCF। ठीक है, ऐसे ही है ये, क्वाइट सिंपल। लगता है मेरा सिस्टम हैंग हो गया है, मैं इसको थोड़ा सही करता हूँ। सिस्टम हैंग्ड। हाँ, तो अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का एक और एग्जांपल है हमारे पास, 8/12। 8/12 का कॉमन फैक्टर बहुत से होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 8 इटसेल्फ होता है। 12 का क्या होता है? 12 के तो कई हैं, 2 3 4 6 12। तो इसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 4 है, तो हमने 4 से भी नोमिनेटर को डिवाइड कर दिया और 4 से ही डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, और डायरेक्ट ही हमें सिंपलेस्ट फॉर्म एक डिवीजन में मिल गया। हमें सक्सेसिव नहीं करना पड़ा, एक बार में मिल गया। ठीक है, सारे सिमिलर मेथड हैं, बस करने का तरीका थोड़ा थोड़ा बस अंतर है। ठीक है, कर सब में एक ही चीज़ रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स ऐसे ऐड करेंगे कि जो हमने शुरू से सीखे हैं सबका सिस्टमेटिक एक के बाद आएगा। कुछ हम मिलके सॉल्व करेंगे,
ठीक है, जहाँ डाउट्स होगा, कैसे सॉल्व किया जाता है, स्टेप्स क्या होंगे, और उसके बाद कुछ आपको खुद से घर पे करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर से इसमें ऐड करेंगे क्वेश्चन आंसर, एंड क्वेश्चन आंसर इसमें तो ऐड करेंगे ही, एक सेपरेट क्वेश्चन एंड आंसर का इसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। सेपरेट क्वेश्चन आंसर हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा, जो एग्ज़ाम लेवल का भी है। ठीक है, मतलब आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि उसे भी ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हमने जितना भी सीखा है सारे फंडामेंटल्स जो हैं हमारे क्वेश्चन आंसर से, प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएंगे। एक बार हमने अगर वो क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, मेरे साथ करोगे तो मैं लिंक करके बताऊंगा कि मैंने ये बताया था इसलिए ये ऐसे हो रहा है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है। तो आप मेरे साथ मेरा नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चंस एंड आंसर्स इसके साथ जो लिंक करेंगे उसे भी देखिएगा। और इस क्लास को मैं कई पार्ट्स में करूँगा, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, काफ़ी लंबा हो गया है, इसे मैं 2 से 3 पार्ट्स में करूँगा। ठीक है, लेकिन आप 2 से 3 पार्ट को है तो तब भी आप सारे पार्ट्स को अटेंड करना और सीक्वेंस में अटेंड करना। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन, इस तरह से करना। और प्रैक्टिस सेशन में ही मैंने जैसा प्रॉमिस किया है, प्रैक्टिस सेशन में आपको प्रो सेक्शन भी होगा। जिन बच्चों को लगता है कि वो ये सब पहले से जानते हैं, ये सब कुछ आता है, वो प्रो सेक्शन अटेंड ज़रूर करें, ताकि वो अपने आप को इवेलुएट कर सकें और उन्हें पता चले कि उन्हें कौन सा सेक्शन अभी भी वीक है, जिस पे वो अभी और काम कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।